वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया था शायद, या नहीं किया? 7.1 कर लिया था? नहीं, नहीं किया था। इस जैसा क्वेश्चन कुछ कराया था लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था। वो 7.4 था जो कराया था, वो क्वेश्चन नंबर 7.4 था। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एग्जाम्पल है सिंपल सा। लेट द स्पीड ऑफ द प्लेनेट एट पेरीहेलियन, पेरीहेलियन मतलब पास वाला पॉइंट, बी वीपी एंड सन प्लेनेट डिस्टेंस एस पी। सन से प्लेनेट की डिस्टेंस एस पी है, बी आर पी। ठीक है। और सिमिलरली एप हेलियन के लिए डिस्टेंस आर ए एंड वी ए है। विल द प्लेनेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रैवर्स बी ए सी एंड सी पी बी। अब देखो आपके पास अगर यहाँ पर एक फिगर हो, जो कि उन्होंने फिगर नंबर बोला है 7.1 ए, तो ये गया अपना 7.1 बी, 7.1 ए, ये गया। तो वो कह रहा है कि यहाँ से एस से लेके पी तक की डिस्टेंस अपने को पता है, एस से लेके ए तक की डिस्टेंस पता है, पी पे वेलोसिटी पता है, ए पे वेलोसिटी पता है। तो हमसे जो क्वेश्चन है वो ऐसा पूछ रहा है कि विल द प्लेनेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रेवर्स बी ए सी एंड सी पी बी। तो बी ए सी, तो बी ए सी एंड सी पी बी, मतलब ये दोनों जो बात कर रहा है, ये दोनों एरिया, आपको एरिया दिख रहे हैं क्या? जैसे अगर यहाँ पर दिखाएं तो इन दोनों एरिया की बात कर रहा है। अरे गंदी बात, ज़्यादा ही हो गया। हाँ, ये क्या कैप्लर्स लॉ का, इस फिगर को देख के क्या जानने की इच्छा है इसकी, कि ये जो एरिया है, ये एरिया देखा, और एक ये वाला एरिया है, क्या ये दोनों एरिया एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अगर इक्वल टाइम में कवर करेगा तो बराबर होंगे, लेकिन ऐसा इसने कहाँ बोला है कि इक्वल टाइम में कवर करेगा? ऐसा तो नहीं है। तो उसके लिए ना अपन इसमें आगे की चीज़ को समझते हैं। तो उसके लिए इसने क्या इन्फॉर्मेशन बोली है। तो जैसे इस चित्र में जाओगे तो उसने बोला है कि देखो भाई, कि एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है। तो ये रेशियो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे पहले, आप लोगों को अगर याद हो तो ये फॉर रेशियो अपन पहले से जानते हैं। हाँ, V1 R1 इज इक्वल टू V2 R2, है ना? तो अपन ने ये निकाला था। तो जहाँ पे रेडियस ज़्यादा है वहाँ पर स्पीड, जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पर स्पीड कम होगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो एरिया है वो एरिया इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, लेकिन यहाँ पर टाइम अलग अलग होगा, तो इसकी वजह से एरिया भी अलग अलग होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड अलग अलग है। अगर स्पीड भी सेम होती तो भी अपन बोल देते कि इक्वल एरिया कवर कर लेगा इक्वल टाइम। ठीक है दोस्त, चलो। हेंस द प्लेनेट विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू ट्रेवर्स एंगल, जो भी है, अपन ने समझ लिया कि इक्वल टाइम नहीं लेगा, बीएसी में ज़्यादा होगा और दूसरे वाले में कम होगा। चलो भाई 7.2 में आ जाएंगे। 7.2 क्या कह रहा है कि थ्री इक्वल मासेज ऑफ मास एम, three equal masses of mass m kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC. What is the force acting on a mass 2m placed at the centroid G of the triangle? ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। ये फोर्स जीरो आया था, अपन ने कैलकुलेशन किया था, इसका तो याद भी है आपको आंसर। तीनों इक्वल मास थे, सेंट्रॉइड पे रखा हुआ एक चौथा मास था, उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो था। याद है क्या? ठीक है। बोला है व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल्ड। अगर ए का मास अगर डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमसे जानने की इच्छा है। तो देखो भाई, इसने पहले वाले का आंसर तो जीरो निकाला है कि नहीं निकाला है? हाँ बिल्कुल जीरो निकाला है। ठीक है। उसके लिए इसने सिंपल कंपोनेंट करके सॉल्व किया है। अपन ने इस चीज़ को डायरेक्टली भी समझ लिया था, आप लोग चाहें तो कंपोनेंट करके भी समझ सकते हैं। क्या कंपोनेंट करके कैसे होगा मैं बताऊँ? है बेटा? हाँ, नहीं नहीं, सब बता देते हैं, उसमें क्या है। वैसे तो अपन ने कैसे समझाया था मुझे खुद नहीं याद है, मैंने तुमको क्या कैसे समझाया था, तुम्हें याद है क्या? हाँ, तो इसने भी वही किया है, इसने भी वही किया है, इसने भी सेम तरीके से ही सॉल्व किया है। आओ देखते हैं। क्लियर ऑल। देखो इसने क्या किया कि हमारे पास इस तरीके से, रंग नहीं बदला क्या?
इस तरीके से हमारे पास ट्रायंगल था। इस ट्रायंगल की वर्टेक्स पे यहाँ पर एक मास रख दिया था अपन ने 2m, और ये सारे मास थे m। तो हमसे जो पूछा था उसने यही पूछा था कि इन पे फोर्स क्या होगा। तो इसके लिए ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा। तो उसने भी यही किया यहाँ पे। उसने भी ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अपन ने भी कंपोनेंट करके सॉल्व किया था, तो इसने भी कंपोनेंट करके सॉल्व किया है। तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। बस लास्ट में लिखते समय इसने क्या क्या बात कर दी कि अगर इसका नाम मैं एफ रख दूँ, इसका नाम भी एफ होगा, इसका नाम भी एफ होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन की वजह से अगर इनका नाम F1 F2 F3 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है? तो देख F1 कितना है तेरे पास, F1 की वैल्यू है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस का जे कैप, है ना। अगर F2 की बात करूंगा तो F2 हो जाएगा तेरे पास, F2 का मैग्नीट्यूड तो F ही रहने वाला है, तो इस F2 का ये एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट किधर हो जाएगा नीचे। हम कर चुके हैं एक बार, हमें वापस से बता रहा हूँ। तो इसको मैं लिख दूंगा G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर फोर्स इंटू cos 30। cos 30 क्या राइट साइड है तो प्लस आई कैप, और सेम नीचे भी सेम चीज आएगी sin 30, लेकिन नीचे तक कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस का sin 30 जे कैप। ये समझ में आया माइनस वाला क्यों है? तुमको समझ आया? मैंने इस f के कंपोनेंट कर लिए, f cos थीटा f sin थीटा। तो f तो मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा cos थीटा आई कैप माइनस sin थीटा जे कैप। सिमिलरली अपन F3 निकाल लेंगे, तो F3 में भी सेम कंपोनेंट आएंगे, बस इसमें ये वाला कंपोनेंट किधर आ जाएगा नेगेटिव में। तो ये फॉर्मूला ये बनेगा G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का cos 30 आई कैप, और नीचे ये रहेगा तो माइनस का sin 30 जे कैप, क्योंकि इसका ये वाला कंपोनेंट तो नीचे ही आएगा। अब इन तीनों को वेक्टरली ऐड कर दो तब भी आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है। चाहे तुम चित्र 3 में बना के शो कर दो या ऐसे वेक्टर बना के वेक्टर लिख के शो कर दो, सबका आंसर सेम है, ठीक। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे ये कह रहा है कि कहाँ गया सेकंड पार्ट, गायब भी हो गया, हाँ। सेकंड पार्ट में कछुआ क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स इफ मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल्ड। अगर ए पे जो मास है उसको मैं डबल कर दूं तो क्या हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन ये है कि इस मास को मैंने डबल कर दिया, ये मास अब कितना हो गया 2m, ये मास अभी भी m है, ये मास अभी भी m है, और सेंटर वाले के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। व्हाट इज द फोर्स इफ द मास m इज, किस पे फोर्स 2m पे ही पूछा है ना इसने, सोल्यूशन में भी 2m पे ही बात कर रहा है, किस पे बात कर रहा है 2m पे ही लिखा है ना। ठीक है चलो 2m पे ही निकाल देते हैं, क्योंकि कोई महान काम तो कर नहीं रहे अपन ये सब तो बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं अपन। इसका एक स्मार्ट तरीका बताऊं तुमको, एक लाइन का आंसर है। इस 2m को ऐसे लिख ले, m प्लस m, इतना चमक गया। इस सिस्टम का रिजल्टेंट जीरो है, हाँ है ना। इस सिस्टम की वजह से तुमने 2m पे फोर्स ऑलरेडी निकाल चुके हो ना, अरे हाँ है ना, अब ये भी तो निकाला है। तो तुम्हारे पास अब जो बची चीज़ है वो ये है कि अब एक ऊपर एक m मास बचा है ए पॉइंट पे, इसकी वजह से इस 2m पे जो भी फोर्स लग रहा है बस यही नेट फोर्स है। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा G2m अपॉन आर स्क्वायर। समझ गया स्मार्ट तरीका। और इसमें जो r है, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r तो तुम्हें पता है L/√3 होता है, ये तो बता रखा है ना, L/√3। ठीक है, कैसा लगा, नहीं मजा आया, मजा आ गया, ठीक है। लेकिन पेपर में ये नहीं कर सकते ना हाँ? जीत में तो ऐसे ही होगा, जीत में तो स्मार्ट तरीके ही है, जीत में तो ऐसे ऐसे तरीके के तुम कहो रहे ये क्या कर दिया सर, मजा ही आ गया। इसको फिर अगर मान लो नॉर्मल तरीके से करना हो तो कैसे करेंगे,
वो भी तो सीखना है, आओ सीखें। जीवन के आनंद में क्वेश्चंस को ढेर सारे तरीके से सॉल्व करना, जितने ज़्यादा तरीके उतने ही बच्चों के चेहरे पर शिकन बढ़ जाती है। तो ये 2m हो गया, ये m हो गया, ये m हो गया, और सेंट्रॉइड पर अपन ने 2m रख दिया। अगेन इसकी वजह से यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स ऑब्वियसली डबल होगा 2f, क्योंकि अगर मैं f मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया, g 2m m अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r है, तो ये इसको f से पुल करेगा, ये इसको f से पुल करेगा। यहाँ पर एक 2m है, एक m है, जब दोनों ही 2m हो जाएंगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 आएगा, एक्स्ट्रा 2 आएगा तो इधर लगने वाला फोर्स f होगा कि 2f होगा, 2 टाइम्स ऑफ f। समझ गए ना बात को? इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं। उसके बाद अब जो तुमने पहले पढ़ रखा है उसी तरीके से सॉल्व करना है, सिंपली अब कंपोनेंट्स कर लेने हैं। ठीक है, तो बाकी कंपोनेंट्स तो सेम रहेंगे, बस ऊपर एक जो f है इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2f। मतलब ये जो तुम्हारा ये जो पहली टर्म है यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, 2। बाकी सब कैलकुलेशन सेम रहने वाली। क्लियर है? मतलब चाहो तो मैं इसको दूसरे रंग से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि बस यहाँ पर 2 लिख देंगे तो इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट का सोल्यूशन लिखा है, जैसे इसमें मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। चमक गई बात? ठीक है, ऐसी और स्मार्ट सॉल्यूशंस के लिए संपर्क करें, हमारी अन्य कोई शाखा नहीं है। 7.2 के बाद अपने बच्चे चलेंगे 7.3 पे। दिख रहा है क्या 3? आ गया आ गया। बोला फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड L, ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये अपन कर चुके हैं, है ना? ये अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, इसमें इसने पोटेंशियल की बात कर दी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, जबकि इसने थ्योरी में कहीं भी पोटेंशियल की बात नहीं करी है। तो चलो मैं तुमको पोटेंशियल भी बता ही देता हूँ, है ना? आओ बातें कर ले पोटेंशियल की, इसके अपने नोट्स में लिख लेना। पोटेंशियल मतलब हम बात कर रहे हैं V, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे वैसे तो, पूरा नाम इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, लेकिन आप पोटेंशियल लिखेंगे तो भी समझ जाना कि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ही बात कर रहे हैं। V क्या होता है? V होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, मतलब जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि तुमने इन्फिनिटी से सर यहाँ पर एक m मास को लेके आए, तो इस कैपिटल M को लेके आए तो तुम्हें कोई वर्क नहीं करना पड़ा। लेकिन जब इसके पास जब अपन दूसरे एक और मास को स्मॉल m को लेके आ रहे थे r डिस्टेंस पे, तो जो वर्क था वो मेरे पास कितना था, वो वर्क आया था -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। याद आ गया सब? यही वर्क किसके बराबर है, पोटेंशियल पोटेंशियल के, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी के। या इसको इधर नहीं इधर लिखते हैं। तो अब हमसे कह रहा है कि पोटेंशियल है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, -g अपॉन r डिवाइड बाई स्मॉल m, तो m से m कट गया, तो m मास की वजह से पोटेंशियल कितना आ गया, माइनस का gm/r। ये किसकी वजह से हो गया, पॉइंट मास की वजह से। हाँ या ना? तो फॉर्मूला तो अपना यही रहा ना, कि हम फॉर्मूला हमारे लिए हमेशा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं कि m की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये डेफिनेशन ऐसी बनेगी कि इन्फिनिटी से यूनिट मास को लाने के लिए जो भी वर्क करना पड़ा वो इस m का पोटेंशियल है इस पॉइंट पर। यही तो मतलब हुआ ना? वापस से बोल, वापस से समझ लो। ऑलरेडी m मास यहाँ पर है एस्टेब्लिश, इन्फिनिटी से यूनिट मास अगर m की वैल्यू कितनी हो जाए 1, तो इन्फिनिटी से यूनिट मास को लाने के लिए जो भी वर्क करना पड़ा मुझे इस p पॉइंट तक, वही इस p पॉइंट पर m मास की वजह से इसका पोटेंशियल हो जाएगा। समझ गए बात को?
और दूसरा तरीका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। कौन सी डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी लग रही है? पहली वाली, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो जैसे इसका अगर स्केलर क्वांटिटी है, बताने की ज़रूरत नहीं, और स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या होता है इसका? अजी, जूल पर केजी। और क्या हो सकता है? हाँ, वोल्ट सुना है? हाँ, समझ गए? नहीं नहीं नहीं, वो सब सीजीएस की जरूरत ही नहीं है। डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? जब आप पोटेंशियल को पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ में, तो यहाँ पर वोल्ट इस्तेमाल करेंगे अपन, है ना? तो अभी तो जनरल लिख रहे हैं अपन। डायमेंशन क्या हो जाएगी अपने पास? देखो, मास से मास तो कट जाएगा, ये होता है M L T-2। हो गई, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, तो ये ML2 होगा ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा ना। तो फोर्स क्या होता है अपने पास? ML T-2, उसमें L से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, ML2T-2, और नीचे मास से डिवाइड कर दिया तो मास से मास कट गया। समझ में आया ना सरदार जी क्या हुआ? तो बेचारे की कितनी भोली शक्ल है। देख, मैंने बोला कि हम बोल रहे हैं V = U/M, इसको हम W/M बोल सकते हैं। फोर W को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F(x/m), हाँ है ना? अब F को क्या लिखेंगे, ML T-2, फोर्स की डायमेंशन, L किसकी डायमेंशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट की, नीचे M किसकी डायमेंशन हो गई, मास की, मास से मास कट गया तो क्या बचा, L2T-2। अब समझ में आ गया? ये वाला अच्छा है, ठीक है। छाप लो, बस इतना ही है, और कुछ ऐसा महान काम नहीं कर रहे अपन। छाप लो। वैसे तो मैं पोटेंशियल डिटेल में आपको जब जेई वाले में आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ही। अभी तो आप लोग सिर्फ लिख लो इसको, जो भी मुद्दे की बात है बस। डेफिनेशन लिखानी है क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, gravitational potential is the amount of work done by external agent in bringing a body of unit mass bringing a body of unit mass from infinity to that point, from infinity to that point without changing its kinetic energy, without changing its kinetic energy। मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई मास, ये लिखा होगा। क्योंकि उसी को अपन ने पोटेंशियल एनर्जी बोला था, उसी बात को, है ना? क्या हो गया बेटा, पेन नहीं चल रहा? हम्म, थप्पड़ मारो उसके।
ऐसे कैसे नहीं चल रहा? अब सही चल रहा है, इतनी देर में डेफिनेशन निकल गई। अच्छा लिख ली ये सब, ये भी ऐड कर लिया। अरे प्रतिज्ञा, राइटिंग सुधार ले। ऐसा लग रहा है चींटी को इंक में डुबो के छोड़ दिया है और चींटी मटक रही है इधर से उधर। एक चीनी का दाना इधर, एक चीनी का दाना इधर, ऐसे जिग जैग चल रही है। देखो, तो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रहा है ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। उसके सेंटर में पोटेंशियल एनर्जी अपन लिख सकते हैं। स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी, जैसे अपने बच्चों से बोला जाए कि यहाँ पे इसका मास m है, इसका मास m है, इसका मास m है, इसका मास m है, और यहाँ पर पोटेंशियल पूछा जाए या पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, सेंटर पे कितना रखा है इसने? आ, नहीं, सेंटर पे सिर्फ पोटेंशियल पूछा है। तो सेंटर पे यहाँ पे पोटेंशियल पूछा है, तो अपन ऐसा मान लेंगे कि यहाँ पर यूनिट 1 kg मास रखा है। डेफिनेशन के हिसाब से यही है। तो यूनिट मास 1 kg मास रखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखी जानी है तो इसकी वजह से यहाँ पे कितनी, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अगर ये डिस्टेंस आ रहा है तो माइनस का G m/1 डिवाइडेड बाई आर हो गया पोटेंशियल। कितने का हुआ अभी? 1 का। ऐसे कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई 4। क्योंकि तुम्हें इन सिर्फ चारों का ही लिखना है, सिस्टम का नहीं लिखना है। तुमको पोटेंशियल तो इस पी पॉइंट पे लिखना है ना, तो तुमको वो पेयर लेने हैं जहां पर ये पी पॉइंट आ रहा हो बस। सिस्टम के पेयर नहीं लेने, तुमको सिर्फ वो पेयर लेने हैं जो जहां पर पी पॉइंट आ रहा हो। समझ गए बात को? ठीक है दोस्त। अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती तो अपन सारे पेयर लिखते, वो अपन को पता ही है पहले से। ओके, वो क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। तो इसने पोटेंशियल पूछा है भाई, तो पोटेंशियल आ गया अपने पास, ये पोटेंशियल आ गया -4 Gm डिवाइडेड बाई आर। अब अगर इसकी लेंथ साइड L है तो इसका डायगोनल होता है √2L, और √2L का आधा, तो ये R हो गया, तो R की वैल्यू हो गई L/√2। तो ये हो जाएगा L/√2, तो आंसर हो गया 4√2 माइनस का Gm डिवाइडेड बाई L। ठीक है, बस इतना सा आसान है, कोई महान काम नहीं कर रहे। मतलब आप चाहें तो एक चीज और सोच सकते हैं, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी से नहीं सोचना ना, तो आप पॉइंट मास से भी सोच सकते हैं। थोड़ा तरीका और सिंपल करते हैं। अभी आपने क्या पीछे ड्राइव किया? आपने ये ड्राइव किया कि m मास की वजह से r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला है -Gm/r। यही है ना? यही फॉर्मूला है ना? ये फॉर्मूला याद कर लो। तो एक पॉइंट मास की वजह से r डिस्टेंस पे क्या फॉर्मूला होता है? माइनस का Gm/r। ये फॉर्मूला याद करने के बाद अब तुम यहाँ पे आ जाओ। कहाँ गया? इस वाले फिगर में, इस फिगर में अगर देखो तो इसकी वजह से r डिस्टेंस पे क्या पोटेंशियल होगा? -Gm/r। इसकी वजह से कितना होगा? -Gm/r। इसकी वजह से भी इतना, इसकी वजह से भी इतना। तो टोटल कितने हैं? 4। तो एक की वजह से लिख दिया -Gm/r और कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से। ठीक है, सोचने के तरीके कैसे भी सोच लो। ये सही लग रहा है? ठीक। हाँ, तो × 3 कर देते हो, सेंटर पे होता है। डिपेंड करता है कहाँ पे पूछ रहा है। खैर, तो ये हो गया अपने पास 7.3। फिर अपन आएंगे 7.4, ये अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा क्वेश्चन था, मज़ा आ गया था इसको करने में। फिर अपन देखेंगे 7.5। 7.5 में कह रहे थे प्लेनेट मार्स हैज 2 मून्स, फोबोस एंड डेलमॉस। फोबोस हैज अ पीरियड ऑफ 7 आवर्स 39 मिनट्स एंड एन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ दिस। मैं इतना दिमाग लगाता ही नहीं। मेरे हिसाब से क्या है कि ये जो है ये मेरे लिए है T1। थोड़ा यार मोटा नहीं है, मेरे लिए ये टाइम है, ये टाइम हो गया मेरे लिए T1। दिमाग नहीं लगाना मुझे।
ठीक है, एंड रेडियस दे रखी है, ये मेरे लिए क्या हो गया, R1। रंग लाल कर ले पाओ तो T1 और R1 दोनों पता चल गए। एक मून की कहानी खत्म मार्स के। अब आ जाओ आगे दूसरे मून को। कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स। पहले पार्ट में पूछा है कि आप ना मार्स का मास बता दीजिए। तो सबसे पहले देखो कि तुम्हें टाइम पता है, रेडियस पता है, और मास पूछा है। तो हम लोगों ने ये चीज़ ड्राइव कर रखी है। हम लोगों ने एक प्लेनेट के चारों तरफ जो आर रेडियस में और घूम रहा था सैटेलाइट, उस सैटेलाइट का आप लोगों को टाइम पीरियड अपन ने कैलकुलेट किया था। याद है क्या आपको? याद आ रहा होगा, कल ही किया है। T² = 4 पाई स्क्वायर R³ बाई GM। यही था। इस फॉर्मूले में तुम्हें टाइम पीरियड दे रखा है, ठीक है, रेडियस दे रखी है, जी तुम्हें पता होता है, कितना होता है बेटा जी, 6.67 × 10⁻⁻11। 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू पता ही होती है, मास पूछा है, सॉल्व हो गया। समझ गए, इस फॉर्मूले का क्वेश्चन है। तो मास कितना हो गया, 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर R³ / G × T²। इसमें वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ले लेना, कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल ले सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ये क्या पानी कहाँ से गिर रहा है इतना? एसी का पानी है। इन्होंने कैसे किया है? इन्होंने भी सेम तरीके से किया है, सेम टू सेम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इसमें देखो एक चीज को कि इन्होंने जो टाइम है, टाइम को क्या रखा है, तो टाइम को इन्होंने किस में कन्वर्ट किया है, सेकंड्स में। 7 आवर 39 मिनट्स को आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? अरे नहीं भाई, 7 आवर 39 मिनट्स है, तो 7 आवर 39 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो एक घंटे में होते हैं कितने, 60 मिनट्स। 7 घंटे प्लस 39 मिनट्स में आ गया पूरा, इंटू 60, ये सेकंड्स में आ गया। ठीक है, तो टाइम पीरियड सेकंड में आ गया। फिर टाइम पीरियड के बाद रेडियस की बात कर लेते हैं। तो रेडियस अपने को कितनी दी है, रेडियस दी है 9.4 × 10⁻³ तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 9.3 × 10⁻³ इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, किलो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये वैल्यूज डाल देनी है अपन को इसमें। फिर तो गणित है, गणित तो आप लोग कर ही लेते हैं। तो इसको आप लिखेंगे या समझ गए? समझ गए, अच्छा, लिखने की इच्छा नहीं है ना? ठीक, चलो। फिर सेकंड पार्ट कह रहा है, अज्यूम दैट अर्थ एंड मास मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट द सन, अराउंड द सन, विद द मार्शियन ऑर्बिट बीइंग 1.52 टाइम्स द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ। बहुत बढ़िया। अब सेकंड पार्ट कह रहा है कि भाई जो अर्थ की रेडियस है वो आर है, रेडियस ऑफ अर्थ, और मार्स की रेडियस है वो 1 पॉइंट कितने टाइम्स है, मार्स 1.52 टाइम्स। तो 1.52 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। हमने कहा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोल रखा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ मार्शियन ईयर इन डेज। पृथ्वी एक चक्कर एक साल में लगाती है, तो 365 दिन हो गए ना पूरा एक चक्कर काटने में पूरा। तो कह रहा है कि ये बताओ वो मून है ना मार्स, वो कितने दिन में जो मार्स है मंगल ग्रह, वो कितने दिन में सूरज का एक चक्कर लगाएगा। पृथ्वी ने कितने में लगाया, 365 में। तो सूरज का चक्कर मंगल ग्रह कितने दिन में लगाएगा? कुछ नहीं करना। मुझे पता है कि टाइम, यहाँ पर जो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ है वो 365 डेज है। तो मार्स का पूछा है इसने। ये रिलेशन अभी अभी तुमने निकाला है, T² = R³। खत्म हो गया क्वेश्चन। टाइम पीरियड ऑफ मार्स अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मास अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। रेडियस ऑफ मास इज 1.52 रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का, सॉरी, होल क्यूब है,
का होल क्यूब सॉल्व कर लो तो हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ मार्स अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, तो इसको 365 ही लिख दो। 365 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.52 का होल क्यूब। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? 1.52 का बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल एक्सपेंशन से कैसे होगा? क्या? 1 प्लस, अच्छा ऐसे कर देते हैं। वो तब करते हैं जब दूसरी वाली टर्म बहुत छोटी हो 1 के कंपैरिजन में। यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन काम नहीं करेगा। 1.99 होता, 1.98 होता तो लगा देते। 1 प्लस माइनस एक्स में एक्स शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1। तो नहीं, इसको तो मैं ऐसे थोड़ी लिख सकते। 1.52 को 1 प्लस 0.52 का पावर 3 लिख दिया तुमने, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो ये होता है बाइनोमियल, ठीक है। इसमें कंडीशन होती है ना, एक्स शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1। अब तुम यहाँ पर कह रहे हो 1 प्लस 5 2 का होल क्यूब को मैं अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस 3 × 0.52 लिख दूं, लेकिन क्या ये टर्म 1 के कंपेरिजन में बहुत छोटी है? नहीं ना, तो यहाँ पे बाइनोमियल थोड़ी लगा सकते हो। समझ गए बात को? तो ये अपने को सोचना पड़ेगा। हाँ, ये क्या होता है? मुझे नहीं याद है भाई, मैथ्स वाले सर से पूछना, परमित सर से आज से पूछते हैं, क्योंकि मुझे पढ़े तो सालों हो चुके हैं। ठीक है दोस्त, इन भोले बच्चों ने भी सॉल्व कर लिया, और सॉल्व होके कितना आया है? 365, सॉरी 684 डेज। खैर चलो भाई, अब आते हैं मुद्दे पे, अगले क्वेश्चन पे। वेइंग द अर्थ, हम अर्थ को नापना चाहते हैं कि अर्थ का वेट कितना है। तो यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा, जी की वैल्यू दे दी 9.81, रेडियस ऑफ अर्थ दे दी, द डिस्टेंस टू द मून आर ये भी दे दिया, मतलब मून की अर्थ से डिस्टेंस दे दी, ठीक है। और टाइम पीरियड भी दे दिया मून का, कि मून का टाइम पीरियड इतना है। तो हमसे कह रहा है ऑब्टेन द मास ऑफ अर्थ एम ई इन 2 डिफरेंट वेज। 2 डिफरेंट वेज क्यों भाई? 2 डिफरेंट वेज का मैं क्या करूँगा? जबरदस्ती कह रहा है, मजे लेना चाह रहा है। बहुत आसान है वैसे तो, ये काम भी तुम पहले कर चुके हो। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ का इसने मास पूछा है, इस अर्थ की रेडियस तुम्हें क्वेश्चन में दे दी है, इस अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है 9.81 वो भी दे दी है। ये फॉर्मूला था जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से मास आ जाएगा मेरे पास जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी। स्मॉल जी की वैल्यू पता है, रेडियस भी दे रखी है क्वेश्चन में, जी भी दे रखा है, मास ऑफ अर्थ आ गया। एक मेथड समझ में आ गया। दूसरा मेथड मून वाले से निकाल ले। मून वाले में क्या करेंगे कि मून का अर्थ के चारों तरफ टाइम पीरियड घूमने का समय उसने दे रखा है। तो हमने जो पढ़ रखा है कि मून अर्थ का एक सैटेलाइट है, जो मून है वो अर्थ की एक सैटेलाइट है। तो ये गई अर्थ और ये गया मून। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसने रेडियस दे दी, ठीक है। अर्थ की रेडियस तो पता है तुमको 6400 किलोमीटर होती है। तो इसने दी है क्वेश्चन में क्या? नहीं, इसने नहीं दी, लेकिन अपने को पता है कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ दी है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर दी है, एंड 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर ये मून और अर्थ की बीच की डिस्टेंस दे दी। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस दे दी।
इसका फॉर्मूला अभी भी पढ़ा है अपन ने, टाइम पीरियड होता है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, स्मॉल आर होता है, आर क्यूब बाई जी एम। एम किसका होता है? प्लेनेट का मास। तो हमें यहाँ पे अर्थ का मास चाहिए, तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर जी। तुमको आर भी दे रखा है क्वेश्चन में, जी तो पता ही होता है, और मून का टाइम पीरियड दे रखा है जिसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मून का टाइम पीरियड है 27.3 डेज, तो टाइम पीरियड को लिखेंगे 27.3 डेज। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, ये टाइम डालना है, ठीक है ना? तो टाइम्स डेज में मत डाल देना। तो वो सब डाल डाल के इनका जो सॉल्व होके जो भी आंसर आया है दोनों से सेम आया होगा अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे भी 10⁻24 की रेंज में, यहाँ पर भी 10⁻24 की रेंज में, तो सही है। यहाँ पे भी 6 है, राउंड फिगर करके 6 हो जाएगा, ये भी 6 है। कहाँ डाला था? नहीं, अपन ने चेंज किया था बेटा, कैसी गंदी बात कर रहा है। देख, क्योंकि इसमें रेशियो है और आंसर तेरा डेज में डालेगा नीचे तो ऊपर भी डेज में आएगा, और उसने क्वेश्चन में ही डेज में पूछा था, इसलिए डाला था। इससे पहले वाले में तो अपन ने किया था ना। हाँ भाई, चलो। तो ये अपने कहाँ तक पहुँच गए अपन? 6.6 तक। 6.7 में आ जाएंगे, बोल रहा है एक्सप्रेस द कांस्टेंट के ऑफ इक्वेशन 7.38। भाई 7.38 इक्वेशन अब मैं कहाँ ढूंढूं? ऊपर देखेंगे। अच्छा, ये गई 7.38 इक्वेशन, सी इक्वेशन नंबर 7.38। ढूंढते रहो 7.38 इक्वेशन, 7.36 एंड 7.38। ओके, अच्छा, ये 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम की बात कर रहा है। टाइम पीरियड के फॉर्मूले में, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है उसमें जो होता है ना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये मतलब ये लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में इसने बोला कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, और के की वैल्यू है 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, ये है। तो कह रहा है कि अब आ जाओ क्वेश्चन में, कहाँ गया? 7.7, express the constant k of equation 7.38 in days and kilometers, given that k की वैल्यू अपन को दे रखी है, मून इज एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द अर्थ, ऑप्टेन इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। सब कुछ तो दे दिया, तो अब क्या बताऊं? के की वैल्यू दे दी क्वेश्चन में, रेडियस दे दी, टाइम पीरियड पूछ रहा है। इस फॉर्मूले में के की वैल्यू दे दी, रेडियस दे दी, टाइम पीरियड पूछ रहा है। समझ गए? तो एकदम आसान है, कोई भी अपन को रॉकेट साइंस नहीं लगानी, सिर्फ फॉर्मूला है अपने लिए। ठीक है बेटा? तो ये 7.7 भी आप लोग कर लेंगे, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ऑलरेडी हो रखी है, तो उसमें टाइम वेस्ट क्यों करना है। चलो, फिर हमने ये तो सॉल्व कर रखा है और कुछ नहीं है। फिर हम आ जाएंगे 7 पॉइंट, अच्छा बस खत्म हो गया, चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक 400 ग्राम की सैटेलाइट है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है। सर्कुलर ऑर्बिट है ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की सरफेस से आर हाइट और ऊपर है। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 RE? व्हाट आर द चेंजेस इन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी? ये अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी एक सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चेंज किया जाता है, जो वर्क होता है वो होता है GMM 1/R1 - 1/R2, और यहाँ पर आता था अपने पास ट्वाइस। याद है कि नहीं? ये लिखाया है मैंने, तो इसको आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले रेडियस कितनी थी? पहले रेडियस थी आपके पास ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो पहले 2R थी, बाद में कितनी हो गई? बाद में हो गई आपके पास 4R। वैल्यू डालो, आंसर निकालो सीधा। समझ गए क्वेश्चन? तो ये वाला पार्ट है। फिर कह रहा है कि व्हाट आर द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सुनो भाई, ये तो हो गई वर्क की बात। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मेरे पास GMM/2R,
अब कह रहा है इसका चेंज बता दो, तो इसका चेंज बताना भी बहुत आसान है। ये हो जाएगा जी एम एम 1/R2 - 1/R1, क्योंकि चेंज यहाँ पर होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ये है K2 - K1, ये है डेल्टा के ई। तो इन दोनों में एक ही अंतर है, ये निगेटिव में रहे, ये पॉजिटिव में रहेगा और ये निगेटिव में रहेगा, इसके अलावा अंतर थोड़ी है कुछ। सही बात है। पोटेंशियल एनर्जी की जब तुम बात करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी में तो U तुम्हारे पास कितना था, U था -GMM/R। डेल्टा U लिखोगे तो क्या लिखोगे, U2 - U1। U2 की वैल्यू क्या लिखोगे, -GMM/R2 माइनस ऑफ -GMM/R1। तो ये हो जाएगा GMM 1/R1 - 1/R2, ये डेल्टा U हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इट इज ट्वाइस ऑफ वर्क डन, क्योंकि यहाँ पे नीचे से 2 गायब है, बाकी तो फॉर्मूला सेम ही। सिमिलरली, सॉरी, यहाँ वाले में देखोगे तो क्या डेल्टा के ई को मैं माइनस ऑफ वर्क डन नहीं लिख सकता। इन दोनों फॉर्मूले में क्या अंतर है, एक में R1 आगे और एक में R1 पीछे। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो भी वर्क होगा वो माइनस ऑफ काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो माइनस ऑफ वर्क डन होगा। सही बात है। तो ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग इसको एक बार देखना चाहोगे, खुद सॉल्व करना चाहोगे, करो, ये सामने है क्वेश्चन, ये सॉल्व करके देखो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, जैसा बोर्ड पे है। एग्जाम्पल नंबर था ये 7.8। देखो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी है। पेन कहाँ गया भाई, खो गया क्या। इसकी कैलकुलेशन में तुम लोग क्या गड़बड़ करोगे कि जैसे मान लो कोई भी है, कोई भी पार्ट ले लो इसका, सब में ये वाली टर्म आ रही है ना, ठीक है। R1 R2 में तुम कभी भी वैल्यू डालोगे तो ये लिखे ऐसे लिखोगे G अपॉन, जैसे ये R1 की वैल्यू कितनी है 2R, और R2 की वैल्यू कितनी है 4R। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 1/4R ही होगा, तो हो जाएगा GMM/4R। ऐसा बचा कि नहीं बचा। तो यहाँ पर ऊपर नीचे इसमें R से मल्टीप्लाई और R से डिवाइड कर लो, समझे बात को। और ये हो गया तुम्हारे पास m/4 इधर, तो ये है तुम्हारा स्मॉल जी। तो स्मॉल जी R स्मॉल m अपॉन 4, इसकी वैल्यू 9.81 तुम्हें पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, जो भी दे रखी है, मास पता है मून का, नीचे 4। ऐसे खेलना है, ये स्मार्ट काम करना है। तो अर्थ का मास डालने की जरूरत नहीं है, जब अर्थ की रेडियस है तो तुम स्मॉल जी से काम चलाओ ना, उसमें आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। ठीक है। क्या तेरे सर्किट उड़ गई क्या बेटा यहाँ, क्या। हाँ, हाँ तो 2 - 1 1 हो गया, नीचे 4 हो गया, कैलकुलेशन है ना वो तो सिंपल। समझ गया ना, तो ये थोड़ा ट्रिकी है कैलकुलेशन, ध्यान रखना। तो भाई ये सॉल्व हो गया, सभी का आंसर आ गया। जहाँ पे फॉर्मूला लिखे वो वाली स्लाइड पे जाइए सर। ठीक है सर, पहुँच गए। इससे पीछे वाली पे चलते हैं। ये देखिए, वर्क का फॉर्मूला तो सेम है, टोटल ई फाइनल माइनस ई इनिशियल वर्क का फॉर्मूला था। तो टोटल एनर्जी सैटेलाइट की थी, कितनी थी, -GM1 M2 अपॉन R अपॉन 2R। तो हमने फाइनल माइनस इनिशियल किया था, तो माइनस मल्टीप्लाई होने की वजह से 1/R1 - 1/R2 हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला ये है, डेल्टा के ई में वर्क का आंसर आया उसका जस्ट नेगेटिव होगा, और पोटेंशियल एनर्जी में इसका डबल होगा, 2 ऑफ W। सोल्यूशन में भी हमको
जो यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है उसमें भी सेम चीज़ आ रही है, चेंज इन एनर्जी अपने को इतनी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी में माइनस आ गया है आगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में ऑब्वियसली, और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में वर्क की डबल हो गई है। ठीक है, बाई फोर तुम्हारा क्या आया है, डेल्टा यू, डेल्टा यू तो बाई फोर ही आएगा, ये डेल्टा यू तो बाई फोर ही आना है, क्योंकि यहाँ पे टू गायब है। जो तुम्हारा डेल्टा ये आएगा, जो डब्ल्यू आएगा यहाँ पे टू आने की वजह से वो बाई एट हो जाएगा, बाई फोर था तो बाई एट हो जाएगा। थोड़ा हाथ पर चला ले, हो जाएगा। हो गया, किसी के मन में कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ो। एकदम बोरियत वाला चैप्टर लग रहा है मुझे तो, नींद भी आ रही है ना मुझे। चलो भाई, अब तुम लोग थोड़ा सा बुद्धि की बुद्धि दौड़ाओ, देखो क्या क्या कहना चाह रहा है। ज़्यादा ही नीचे चले गए क्या? 7.1, थोड़ा सा और इसको विशाल कर दिया जाए। अब दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा है। सॉल्व करो, पढ़ो और समझो, आसान आसान है, आंखें मिचकाते हुए। यहाँ से दिख भी नहीं रहा है, इधर दिख रहा होगा। फिजिक्स डेटा, क्या कह रहा है पहला वाला पार्ट? कहाँ पे क्वेश्चन है भाई? पहला वाला पार्ट ये लिखा है क्या क्वेश्चन? यू कैन शील्ड अ चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्सेज बाय पुटिंग इट इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर, कैन यू शील्ड अ बॉडी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाई मैटर बाई पुटिंग इट इनटू अ हॉलो स्फीयर बाई सम अदर मीन्स? ये लिखा है। तो जो ये लिखा है ये तो हमें कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है। तुम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, एक्सपेरिमेंट ये रहता है कि मोबाइल को एल्यूमिनियम फाइल में बंद कर देते हैं, फिर कहते हैं देखो इसमें नेटवर्क नहीं आ रहे। अरे वो रील भी नहीं देखी? हाँ, वो रील में वो दे आते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट फिजिक्स के, है ना? हाँ ना, हाँ उसमें वो सिल्वर फॉयल ले आएंगे, सिल्वर फॉयल के अंदर मोबाइल को बंद कर देंगे, अब देखो इसमें आवाज़, देखो कॉल करेंगे इसमें नहीं लगेगा, उसके सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं। जब तुम किसी कंडक्टर को, क्लोज्ड कंडक्टर के अंदर तुम बाहर से कुछ भी फील्ड डालो, बाहर से जाने वाली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड कंडक्टर के अंदर कभी जा ही नहीं सकती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जब तुम बाहर से कोई भी सिग्नल भेजोगे तो कभी भी वो उस मटेरियल के अंदर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है? कंडक्टिंग फॉयल। एल्यूमिनियम मतलब मेटल, मेटल मतलब कंडक्टर। इस चीज को कह रहा है कि क्या ऐसा अर्थ के केस में हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं भाई। अर्थ में थोड़ी चार्ज होते हैं प्लस प्लस क्यू और माइनस क्यू, या प्लस एम माइनस एम, इधर ऐसा होने वाला नहीं है। तो पहले का इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है दोस्त, चलो दूसरा क्या कह रहा है? An astronaut inside a small spaceship orbiting around the Earth cannot detect gravity. If the space station orbiting around the Earth has a large size, can he hope to get gravity? तो इसका आंसर है यस। भाई उसे छुटकू को, जो घूम रहा है प्लेनेट के चारों तरफ सैटेलाइट से, अपनी छोटी सी चुन्नू सी सैटेलाइट लेके घूम रहा है, क्या उस सैटेलाइट की वजह से उस पर कुछ ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा? तो हाँ भाई लग रहा होगा।
लेकिन दोनों का ही मास इतना कम है कि उन पुल का कोई भी सेंस नहीं है। लेकिन अगर उस प्लेनेट जो सैटेलाइट है उसका मास बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे कि वो सैटेलाइट मून बन जाए, तो मून का साइज बहुत बड़ा हो गया, लेकिन अर्थ के कंपैरिजन में तो तब भी छोटा है, लेकिन है अभी भी सैटेलाइट। तो क्या मून उस पर ग्रेविटी नहीं लगाएगा? आदमी पे लगाएगा। वही कह रहा है कि इफ द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ हैज अ लार्ज साइज, तो लार्ज साइज मतलब मास भी लार्ज हो गया, कैन ही होप टू डिटेक्ट ग्रेविटी? तो इसका आंसर है हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, सही कह रहे हो। भोले हैं ये लोग। अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं सही बोल दिया क्या मैं? नहीं नहीं, सही कह रहा है। ठीक है जी। फिर तीसरा वाला क्या कह रहा है कि इफ यू कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू सन दैट ड्यू टू मून, you will find that sun pulse is greater than moon's pull. You can check this yourself using the data available in the succeeding exercises. इसमें भी ये लिखा है। However, the tidal effect of the moon's pull is greater than the tidal effect of the sun. तुमने सुना है वो टाइड आते हैं, हाई टाइड लो टाइड, तो वो कह रहा है वो मून की वजह से आ रहे हैं। कह रहे सन की वजह से, सन का साइज तो ज़्यादा है, तो सन की वजह से क्यों नहीं आ रहे? तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है ना। तो वही कह रहा है कि भैया एक बात बताओ कि जो भी डेटा है इसके हिसाब से आप कंपेयर करो, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो सन का ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है मून के कंपैरिजन में। ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो टाइड्स आते हैं वो मून की वजह से आते हैं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझे क्या है? कि सन का जो पुल है अर्थ पर वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो टाइड्स आते हैं, हाई टाइड्स लो टाइड्स, समुद्र में पानी ऊपर हो जाना हाई टाइड, पानी नीचे रह जाना लो टाइड, तो वो मून की वजह से क्यों आ रहे हैं, जबकि मून का पुल तो कम है। हम्म। और सिर्फ डिस्टेंस ही एकमात्र रीज़न है और कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ डिस्टेंस ही एकमात्र रीज़न है। भले ही पुल ज़्यादा है लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, डिस्टेंस ही रीज़न है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे वाले का डिस्टेंस, पहले वाले का आंसर नो, दूसरे वाले का आंसर यस। चलो भाई 8.2 पे आ जाएंगे। 8.2 इसमें नीचे ही है ऐसे। अच्छा, मेरे में से 8.2 है एक्सरसाइज, तुम्हारे में 7.2 है। पुरानी है मेरे पास। आ, चलो भाई, तो क्वेश्चन भी अलग होंगे क्या? हाँ बिल्कुल अलग होंगे, ये वाला तो सेम है। ये कह रहा है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। बताओ भाई। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट। हाइट बढ़ने पे जी की वैल्यू घटती है बढ़ती है? डिक्रीज होती है, हमें पता है। हमें पता है मैक्सिमम कहाँ पर है, अर्थ की सरफेस पे। ऊपर जाओगे तो भी घटेगी, नीचे जाओगे तो भी घटेगी। तो इसका आंसर पहले का क्या हो जाएगा? डिक्रीज, घटती है। दूसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज डेप्थ, ऑब्वियसली डिक्रीजेस। अपने को पता है कि ऊपर जाएंगे तो भी डिक्रीज, नीचे जाएंगे तो भी डिक्रीज। देख लेना आंसर। फिर कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी, अर्थ के मास पे तो डिपेंड करेगा ना यार। बॉडी क्या, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर है। किसके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा, किसके मास पे? ऑब्जेक्ट के। ठीक है, गोलू। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/r1 माइनस 1/r2 इज मोर और लेस एक्यूरेट। ऑब्वियसली ज़्यादा एक्यूरेट है। तुम जैसे वर्क निकालते हो तो वर्क में अपन ने पहले क्या पढ़ रखा था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क होता है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी पहले? mgh, है ना, यही तो पढ़ी थी, स्मॉल एम स्मॉल जी एंड एच। एच की जगह यहाँ पे क्या बोल रहा है? आर। तो बोल रहा है कि अगर चेंज निकालूंगा तो एम जी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? R2 माइनस
r1। एक बात सोचो, स्मॉल जी था क्या? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81। वो तो अर्थ की सरफेस पे ही कांस्टेंट रहती है ना। अर्थ की सरफेस से तुम ज़्यादा ऊपर चले जाओगे तो चेंज होगी। अब अगर तुमने आर बढ़ाया, आर बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में तुम स्मॉल जी वैल्यू नहीं रख सकते, स्मॉल जी की जगह वैल्यू कुछ और आएगी। तो इन दोनों फॉर्मूले में एक्यूरेट कौन सा हुआ? जो हम बेसिक तरीके से करेंगे, बेसिक तरीका क्या है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लगा देंगे, जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम अपॉन 1/r मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2। समझ गए बात में? तो ये मोर एक्यूरेट है पहला वाला, दूसरा वाला लेस एक्यूरेट है, क्योंकि दूसरे वाले में जी अर्थ की सरफेस पर मान लिया है, वो नियर अर्थ सरफेस के लिए सही है। ठीक है दोस्त? चलो भाई, दो हो गए। फिर उसके बाद अब क्या बचा है? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि सपोज देयर existed a planet that went around the sun twice as faster as earth. What would be its orbital size as compared to earth? बोलो भैया, कैसे करोगे? निकालो। आसान क्वेश्चन है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब से होना है। करो। ट्वाइस फास्टर जा रहा है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। अगर स्पीड ओमेगा मतलब स्पीड दुगनी है, तो मतलब ओमेगा दुगना है। तो टाइम पीरियड को 1/ओमेगा से रिप्लेस कर दो, 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना। तो फॉर्मूला बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/r³। आप लोगों का अभी पेपर वेपर है क्या? कब? 9 तारीख से फिजिक्स का है। तो आज की क्लास में तो अपन पूरा नहीं हो पाया ये। तो अगली क्लास में अब बताओ अगली क्लास में क्या करें अपन, ये करना है कंटिन्यू या फिर रिवीजन करना है? बालिकाएं क्या कह रही हैं? रिवीजन। तुम क्या कह रही हो? रिवीजन। ठीक है, फिर अगली क्लास से अपन रिवीजन करेंगे। ये फिर ना अपन रिवीजन कंप्लीट होने के बाद फिर अपन लास्ट में देखेंगे। ठीक है? चलो ठीक है भाई, रिवीजन करा देंगे। हैं? कॉपी वॉपी चेक कौन करेगा? ये बात ज़्यादा बेटर लग रही है। जचता ही नहीं। क्या ब्रो? ठीक है भाई। अच्छा, ये क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना। वैसे तो क्वेश्चन तो इजी है ये, दोगुना तेज जा रहा है ना। तो अपन से क्या पूछा है? व्हाट वुड बी ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ दैट ऑफ अर्थ। ठीक है भाई, चलो दुगना भेज देते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि भाई एक प्लेनेट है, जो ये सन है, ये अर्थ है, और ये दूसरा प्लेनेट है, बहुत तेज भाग रहा है दुष्ट कहीं का।
अगर इसकी स्पीड ओमेगा है तो इससे डबल स्पीड से भाग रहा है 2 ओमेगा, मतलब इसकी एंगुलर स्पीड 2 ओमेगा। यही तो मतलब हुआ। तो अपन को पता है टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा। हमको ये भी पता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो इसकी जगह डाल देंगे 1/ओमेगा का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो हमारे लिए हो जाएगा ओमेगा 2/ओमेगा 1 का होल स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R1/R2 का होल क्यूब। ठीक है। तो वो कह रहा है भैया इसको मान लेते हैं अर्थ को नंबर 1, प्लेनेट को मान लेते हैं नंबर 2। तो इसकी स्पीड है 2 ओमेगा, अर्थ की हो गई ओमेगा। अब तो प्रोपोर्शनलिटी की जरूरत नहीं, अब तो इक्वल टू आएगा, इज इक्वल टू 1 माना है अर्थ को, तो अर्थ की रेडियस अगर r है, रेडियस ऑफ अर्थ, और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ प्लेनेट, इसका होल क्यूब। तो जाएगा 8 की पावर 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का क्यूब। तो ये तो बड़े घटिया आ गया। ये आ गया 4 की पावर 1/3 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट। तो रेडियस ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू 1/4 की पावर 1/3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, कम है किससे? रेडियस ऑफ अर्थ। छाप लेंगे। कितना होता है ये सॉल्व होके जरा दिखा लो। 4.25 हो गया, 1/4 0.25, और इसकी पावर 1/3 कैसे लेंगे इसकी पावर भाई? ये गया, मिल गया। तो पॉइंट ये आ रहा है 0.6299, मतलब 0.63 रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, छोटी है। अपन ने पहले ही छोटी बनाई थी क्योंकि मुझे पता था स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है तो रेडियस छोटी हो जाएगी। इसके बाकी क्वेश्चंस भी इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। इसके या तो फुल फॉर्मेट पे बेस्ड है या फिर इसके प्रोपोर्शनलिटी पर बेस्ड है। फुल फॉर्मेट में आ जाता है के मल्टीप्लाई हो जाता है, के मतलब वही 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM। ओके, अरे हिलो डुलो कुछ तो। ठीक, चलो भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, अगली क्लास से रिवीजन करेंगे।